हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 12 सीबीएसई के लिए जिनका 2023 में पेपर है उनका सैंपल पेपर का डिस्कशन कराया जाएगा और ये आपके लिए एक फिजिक्स का एक वीडियो सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 का सीबीएसई से परीक्षा देने वाले हैं, उनका बोर्ड का एग्जाम है, उनके लिए एक वीडियो सीरीज आएगा। हर एक चैप्टर का एक वीडियो आपको दिया जाएगा, उसमें कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रहेंगे और कुछ उसका कोर कॉन्सेप्ट रहेगा कि देखिए सवाल किस कॉन्सेप्ट पे आता है। और उसका शुरुआत हम कर रहे हैं सैंपल पेपर से। सैंपल पेपर के डिस्कशन से आपको पता चलेगा कि आपने पहले से जो पढ़ रखा है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किस कॉन्सेप्ट से सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया गया है और जो इसका पैटर्न है, जो इसका लेवल है, वही एग्जाम में भी रहने वाला है। तो इससे भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलेगा। सवाल बदल सकता है, टॉपिक नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो सीरीज को लगातार देखिएगा और परीक्षा आपका बेहद ही आसान लगेगा कि बहुत आसान बढ़िया फिजिक्स का एग्जाम हो जाएगा। मात्र 10 वीडियो आप बने रहना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर 2023 का डिस्कशन। सबका परीक्षा हो गया है बिहार बोर्ड का, अब आपका बाकी है, तो आपके लिए भी हम लोग काम करेंगे और अपने पास सफिशिएंट समय बचा हुआ है। जितना भी समय बाकी है उतना में अगर अच्छे से काम किया जाए तो काम हमारा हो जाएगा। तो बस बने रहिएगा और हर एक वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा एग्जाम से पहले तक, ठीक है। एग्जाम से पहले तक आपको दे दिया जाएगा और एग्जाम से पहले तक उसको आप अच्छे से देख जाइएगा। आपका एग्जाम ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो वीडियो में दिया जा रहा है उतना देख लीजिए। साल भर अगर आप पढ़ रहे थे तो आपके पास नोट्स है तो काम भर आपका प्रिपेयर होगा। बस इससे फाइनल टच देना है कि फाइनल टच में हमको क्या करना है। डेली आपको जो बोला जाएगा वो करना है। देखिए सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सब मार्किंग स्कीम के बारे में आपको क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है। 35 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मतलब कंपलसरी है। उसका 5 सेक्शन है, ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, सी सेक्शन है, डी सेक्शन है और ई सेक्शन है, सब कंपलसरी है। ये देखिए सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 मार्क का रहेगा। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का कंटेंट होगा। तो इसमें सेक्शन आपको नंबर के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको चॉइस रहेगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, बाकी आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। कूलम्स लॉ आपने पढ़ा है, तो कूलम्स लॉ आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कूलम्स लॉ क्या है, इसका क्या कंडीशन है, आपको पता होगा। जैसे इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो आएगा तो बहुत शॉर्टकट में हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो अगर आपका थ्योरी क्लियर नहीं है तो उसको देख लीजिएगा, अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ देखिए मैं ये इससे आपको आज निकाल के ये दूंगा कि इसमें से कौन कौन सा टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, साथ में बताते चलूंगा और उसका डिस्कशन फिर आगे की वीडियो में हम लोग करेंगे। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। कूलम्स लॉ के हिसाब से सोचिए कि इस फिगर के लिए कौन सही है, बस यही सवाल है। तो देखिए 2 चार्ज दिख रहा है Q1 और Q2, फोर्स का डायरेक्शन में आपकी दिख रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है और ये अट्रैक्टिव नेचर में है। कैसा है? अट्रैक्टिव। Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है, Q2 Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर अट्रैक्टिव नेचर है तो या तो Q1 प्लस होगा या तो ये Q2 माइनस होगा, या ये वाला माइनस होगा या ये प्लस होगा, यही संभावना है। दोनों चार्ज जो है उसमें से कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव तो होगा, तभी तो अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है। अब दोनों चार्ज का प्रोडक्ट तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो गुना करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो Q1 Q2 का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आएगा तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 होता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल टॉपिक पकड़ा रहा है, क्या हमको पढ़ के जाना? डाइपोल। डाइपोल के बारे में 10 फॉर्मूला होता है, 10 आपके दिमाग में होना चाहिए। आज देखिए सवाल किससे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से सवाल है। बोला कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज वी। देखो डाइपोल हम लोग पढ़े थे, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, बीच का डिस्टेंस डी वैल्यू लेते हैं और डी का वैल्यू हम डेरिवेशन के लिए 2a मानते हैं, कैलकुलेशन आसान के लिए। और 2a अगर ये मान रहे तो ये सेंटर हो जाएगा,
ये वाला डिस्टेंस स्मॉल ए, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल ए। क्लियर हो रहा है? बोला कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, आर पे, इसके एक्सिस पे, तो एक्सिस कौन होगा, यही लाइन को एक्सिस बोलेंगे, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेज, ये जो चार्ज को लाइन ज्वाइन कर रहा है यही ना इसका एक्सिस कहलाएगा। इस एक्सिस पे बोला कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर। यहां पे बोला कि पोटेंशियल वी है, ठीक बात है। देन द पोटेंशियल एट पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वाटोरियल लाइन। बोला कि देखिए सेम डिस्टेंस पे लेकिन इक्वाटोरियल, तो इक्वाटोरियल लाइन तो इसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इक्वाटोरियल लाइन। अब बोला कि इस लाइन पे कोई पॉइंट है जो कि सेंटर से, सेंटर है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, अभी भी आर डिस्टेंस पे है, तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, तो यहां पे पोटेंशियल तो जीरो होता है ना, यहां से डिस्टेंस इक्वल, यहां से डिस्टेंस इक्वल, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों कैंसिल आउट हो गया, नेट पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी एकदम डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग सवाल रहा, कोई इसमें जान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द टेम्परेचर T dependence of resistivity of materials A and B is represented by figure 1 and figure 2 respectively. Identify material A and B। देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ दिया गया है दो मटेरियल के लिए, एक मटेरियल का नाम क्या दिया, A है, एक मटेरियल का नाम क्या दिया, B है। पहचानना है ग्राफ देख के कि मटेरियल कौन सा है, ठीक है, इस ग्राफ से आपको पहचानना है कि मटेरियल कौन सा है। तो आप देखिए तो अपने मन में सोचिए तो एक सेकंड, किसका कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया होगा। देखिए अगर हम बात करें बेसिक प्रॉपर्टी का, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जो कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर होता है और एक होता है सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर का तो बात करते हैं लेकिन उसका कंडक्टिविटी के हिसाब से नहीं बात करते हैं, तो ये दो चीज आपको समझना है, ठीक है। कंडक्टर में जनरली क्या होता है, कंडक्टर के लिए बोला जा रहा है कि टेम्परेचर अगर राइज होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और साथ में रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर का कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और साथ में रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, रो एल अपॉन एरिया, तो ये दोनों आपस प्रोपोर्शनल है, अगर एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर के लिए हम क्या पढ़ते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो होगा रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, रेजिस्टेंस घटेगा और इसका रेजिस्टिविटी भी घटेगा, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, एगो डिक्रीजिंग ग्राफ है और एगो इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब दोनों प्रॉपर्टी आपके सामने है। यहां से अगर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसका रेजिस्टिविटी का डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये सेमीकंडक्टर हो गया। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कंडक्टर हो गया। अब नाम पढ़ लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मटेरियल ए इज कॉपर, मटेरियल बी इज जर्मेनियम। ए क्या था, सेमीकंडक्टर, ये था कंडक्टर, तो कॉपर सेमीकंडक्टर तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। मटेरियल ए इज जर्मेनियम, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, एंड मटेरियल बी इज कॉपर, कॉपर कंडक्टर, तो ये सही ऑप्शन है, ठीक है। मटेरियल ए इज नाइक्रोम, देखिए नाइक्रोम, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और नाइक्रोम का जो रेजिस्टिविटी होता है ना वो भी टेम्परेचर के साथ बदलता है। नाइक्रोम भी एक क्या है, इसको बोलते हैं एलॉय है, ठीक है। ये मेटल नहीं है, ये सेमीकंडक्टर नहीं है, ये क्या है, एलॉय है। इसका जो कंडक्टिविटी होता है, सॉरी रेजिस्टिविटी होता है, वो टेम्परेचर की वजह से ऐसे बढ़ता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत कम इसका ग्राफ चढ़ता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्राफ है लेकिन बहुत कम है। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी चेंज होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। तो ये ग्राफ का जो क्वेश्चन था वो कंडक्टर सेमीकंडक्टर पे था, नाइक्रोम तो है ही नहीं, तो नाइक्रोम का बात ही नहीं करना है, ठीक है। मटेरियल ए इज कॉपर, मटेरियल बी इज नाइक्रोम, ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन कौन मिला, सही ऑप्शन आपको मिला है बी ऑप्शन ना। सही ऑप्शन कौन सा है, बी। ये वाला जर्मेनियम है और ये वाला कॉपर है, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी के नॉलेज पे सवाल पूछा गया, ठीक है। तो इससे के लिए आपको तैयार रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप अच्छे से इस समय देकर, जैसे हो सकता है कि ये वीडियो आपने
पहले देखा हो यूट्यूब पे या आपने इसको सोल्व किया हो, लेकिन जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं आप इसको एक बार देखिए, इसमें केवल क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं हो रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पे ध्यान देना है। ठीक है, देखिए, टू कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स P and Q have their radii in their ratio 2:3। देखिए, दो गो सर्कुलर लूप का बात किया, P और Q का, और उसका रेडियस का रेशियो यहां पे दिया गया है कि रेडियस का रेशियो 2:3 है, तो बड़ा कौन होगा? P और Q। देखिए, P और Q का रेडियस दिया गया है 2/3, दिख रहा है? P और Q का रेडियस का जो रेशियो है कितना है? 2/3 है। अगर हम मान लें यहां से इसका रिलेशन, देखिए यहां से पता चल जाएगा आपको, P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2/3 इंटू Q, दिख रहा है? P बराबर क्या लिख सकते हैं? Q को मल्टीप्लाई किए तो 2/3 इंटू Q। इसका मतलब कि P का जो वैल्यू है, जो P का वैल्यू है वो 2/3 टाइम्स Q का है, मतलब Q बड़ा हो गया, Q का रेडियस ज्यादा हो गया। Q का 2/3 टाइम्स कौन है? P, तो 2/3 टाइम्स 1 से कम है, मतलब P का वैल्यू Q से कम है। तो दो कॉन्सेंट्रिक सेल बनाइए, एक ये मान लीजिए और एक ये मान लीजिए। बड़ा कौन है? तो बड़ा है Q और छोटा कौन है? P। तो बड़ा वाला को नाम हम दे देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं P। ठीक है, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r और इसका मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक बात है, जो बोला उसके हिसाब से सोच लिए। लूप Q कैरीज अ करंट 9 एम्पियर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, Q लूप आपको दिख रहा है, इसमें करंट का फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना का करंट फ्लो कर रहा है? 9 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो एट द कॉमन सेंटर, जो दोनों यहां पे जो लूप बना है उसका जो कॉमन सेंटर है, यहां पे बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। देखिए, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो एट द कॉमन सेंटर लूप P मस्ट कैरी। अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो आपसे पूछा गया कि P में कौन सा करंट फ्लो होगा? P कैरी मतलब P के पास कौन सा करंट होगा? ऑप्शन देख लीजिए, 3 एम्पियर, 9 एम्पियर, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, मैंने करंट का बात किया गया, डायरेक्शन साथ में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो आपको बताना है कि अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो करना है तो ये P वाला लूप में कितना करंट का फ्लो होना चाहिए। तो देखिए, अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे सवाल आ गया। बताइए, करंट कैरिंग लूप का हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है जिसका रेडियस अगर R है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो सेंटर पे देखिए, यहां पे हम फार्मूला लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है? μ0 I अपॉन 2R, ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम बला वाला का देखें Q का, तो इसका रेडियस कितना है? R है, करंट कितना है? 9 एम्पियर है, और इसका वैल्यू पुट कर लें तो कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड Q के कारण हम सेंटर पे निकाल रहे हैं, तो 9 μ0 डिवाइडेड बाई 2R। ठीक है, अब कहां पे बात करना है? ये छोटा वाला के कारण, तो देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, आउटवर्ड जा रहा है, तो इसके कारण मस्ट भी इनवर्ड जाना चाहिए। तो एक तो आंसर यहां से क्लियर होगा कि इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी कैंसिल आउट करके जीरो कर पाएगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखिए, 3 ऑप्शन क्लॉकवाइज है, ये वाला खत्म हो गया, ये नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। अब इस तीनों में चेक करना करंट का वैल्यू, तो बताइए क्लॉकवाइज कितना करंट फ्लो करना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर हो जाए, यही करना है ना। तो मान लेते हैं हमको नहीं पता कितना करंट फ्लो करना चाहिए, हम मान लेते हैं करंट I फ्लो हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? μ0 I अपॉन 2R, और R का वैल्यू कितना लिखेंगे? R का वैल्यू लिखेंगे स्मॉल r। ठीक है, अब ये स्मॉल r और कैपिटल R का बीच का रिलेशन दिया गया था। देखिए, P को आप क्या माने थे? P का रेडियस स्मॉल r, तो यहां से हम बोलेंगे कि स्मॉल r का जो वैल्यू है वो 2/3 I इंटू कैपिटल R के बराबर है। ये रिलेशन आपके पास है। अब ये रिलेशन यहां पे पुट कीजिए और देखिए ये दोनों इक्वल करके कितना होता है, तो इसको थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा। देखिए, हम इधर क्वेश्चन के ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला पुटिंग है, रेशियो देख दिया था तो लिखना पड़ रहा है, आप समझ पा रहे होंगे बेहतर, आसानी से सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो चाहिए तो इसके बराबर करना है, μ0 I, सॉरी इसके बराबर μ0, यहां पे हम लिख देते हैं μ0 I इंटू 9 है, मतलब 9 μ0 है, और डिवाइडेड बाई
2r है। अब बराबर किसको करना है, म्यू नॉट आई इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल आर है ना। अब यहां से देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो जा रहा है, म्यू नोट कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच रहा है 9 अपॉन आर बच रहा है। आर का वैल्यू कितना है, स्मॉल आर का है ना, तो इसको कैपिटल आर रहने दीजिए। 9 अपॉन आर हो गया, इधर से क्या बचेगा आई अपॉन स्मॉल आर का वैल्यू कितना लिखेंगे हम 2/3 कैपिटल आर। तो ये आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब क्या आ गया 3i, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, तो 3i इक्वल टू 18 आ गया। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/3 मतलब 6 एम्पियर। मतलब सही आंसर क्या है कि जो P वाला लूप है ना, इसमें 6 एम्पियर का करंट जाना चाहिए, और भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जा रहा है। तो सही ऑप्शन कौन आ रहा है। अब ये कैलकुलेशन तो आप समझ पा रहे हो, डायरेक्ट फार्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, फार्मूला लगाइए, इक्वल कर दीजिए, काम खत्म है। तो इसका सही ऑप्शन कौन आ रहा है 6 एम्पियर क्लॉकवाइज, 6 एम्पियर क्लॉकवाइज, इसका सही ऑप्शन डी है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of the magnitudes of magnetic field at a point distant a/2 above the surface of a wire to that at point distance a/2 below its surface. देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्या बोला कि एक वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए, मतलब क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो कितना दिया है ए, तो रेडियस ये सेंटर लाइन जाएगा, ये वाला डिस्टेंस ए है, ये सर्कुलर होता है, वायर है सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर है, इसका रेडियस ए दिया गया है, ठीक है। बोला कि करंट स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इससे करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट कितना आई। करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, मतलब इसके क्रॉस सेक्शन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, मतलब करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या होता है करंट पर यूनिट एरिया, और इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब इक्वल यूनिट एरिया में इक्वल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये बोला गया है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 2 पॉइंट पे, क्योंकि रेशियो बोला गया है, एट अ पॉइंट डिस्टेंस a/2 एबव द सरफेस। जैसे ये सरफेस है ना, तो सरफेस से a/2 ऊपर, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और टू द पॉइंट एट अ डिस्टेंस a/2 बिलो इट्स सरफेस, इस सरफेस से a/2 नीचे। तो देखिए टोटल कितना a/2 a है, तो इसका a/2 यहां पे आ जाएगा आधा, तो आपको a/2 ऊपर और a/2 नीचे, ये 2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दोनों का रेशियो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो करंट कैरिंग वायर के कारण आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड और इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इसका फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये सवाल तुरंत बन जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन भी फार्मूला पे था, ये भी क्वेश्चन फार्मूला पे है। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जो मेन फार्मूला है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फार्मूला आपको नहीं पता है तो कम से कम उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको जरूरत पड़े तो उसका फार्मूला निकाल सके, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम फार्मूला की बात करते हैं, इसका फार्मूला कितना होगा। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कट करके बोर्ड पे लेके चलते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं, और समझना भी है आपको कि क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। आप कॉन्सेप्ट लेके अगर जा रहे हैं परीक्षा देने, देखिए बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये है सीबीएसई का पेपर। सीबीएसई का पेपर जो होता है डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा, उसमें आपको अप्लाई करने के लिए बोलेगा, रहेगा फार्मूला पुटिंग। जैसे बिहार बोर्ड में क्या है डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है, और सीबीएसई में क्या कहता है कि फार्मूला तो है ही, अब फार्मूला पे एप्लीकेशन करो, बस इतना ही का फर्क है। तो फार्मूला अगर आपको आएगा तो एप्लीकेशन भी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इधर ले लेते हैं, अब इसके लिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है ना। देखिए क्वेश्चन क्या था, जैसे हम एक वायर को ऐसे दिखाते हैं, ये वायर है,
देखिए ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस लाइन है जो मतलब सेंटर से पास कर रहा है। मान लीजिए कि इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो करंट आई है। अब पूरा क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट बोला है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? अगर रेडियस, देखिए रेडियस इसका दिया गया है कि स्मॉल ए है, तो इसका एरिया कितना लेंगे हम? एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है, रेडियस कितना होगा? पाई ए स्क्वायर। तो करंट का डेंसिटी आप कितना लिखिएगा? करंट डेंसिटी J इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, तो एरिया कितना? पाई ए स्क्वायर, ये इसका करंट डेंसिटी है और ये कांस्टेंट है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है। अब आपको दो को पॉइंट पता करना है, जैसे ये सरफेस से बाहर का एक पॉइंट है, एक सरफेस का अंदर का पॉइंट है, तो दोनों का फार्मूला आप देख लीजिए। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है, 2 मिनट का काम है, देखिए कैसे निकलेगा। मान लीजिए कि यहाँ से इसका डिस्टेंस जो आउटसाइड का पॉइंट है, इसका डिस्टेंस यहाँ से आर है, स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो हम क्या करेंगे? आर डिस्टेंस पे एक एम्पियर का लूप बनाएंगे, एम्पियर सर्किट लॉ लगेगा, एम्पियर सर्किट लॉ ले लिए और यहाँ पे इस लूप के लिए एम्पियर्स का लॉ लगा दीजिए। तो क्या होता है एम्पियर्स लॉ? क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये क्या है? एम्पियर्स लॉ है। तो देखिए एम्पियर्स लॉ आपको पता होना चाहिए, इससे ये भी कॉन्सेप्ट निकल गया है, सवाल से पता चल रहा है कि क्या हमको पढ़ के जाना है। अब यहाँ से देखिए, इसको अगर हम देखेंगे तो इस लूप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये पूरा वायर इसमें आ चुका है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यूनिफॉर्म में होगा। और डीएल का डायरेक्शन देखिए, अगर यहाँ पे हम बात कर लें तो डीएल इस डायरेक्शन में, अब मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अगर यहाँ पे तोड़ेंगे तो बी डॉट डी एल कॉस जीरो 1 हो गया, बी यूनिफॉर्म है, बी बाहर आ जाएगा। और डीएल का वैल्यू, तो डीएल टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितना लेंगे? तो रेडियस कितना है? आर, यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, तो टोटल करंट कितना जा रहा है? आई, तो म्यू नॉट इंटू आई। तो बताइए बी का वैल्यू कितना आ गया? बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए है, ये किसके लिए हुए? आउटसाइड पॉइंट के लिए। ये फॉर्मूला आ गया हमारे अपने पास। अब देखिए, अब एक पॉइंट इनसाइड में भी पूछा था ना, सब इनसाइड में पहले चेक कीजिए कि इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देखिए यहाँ से। अब इसको मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं x है, ठीक है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? x। अब x रेडियस का फिर से एक एम्पियर सर्किट लॉ बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक लूप बनाइए। अब इस लूप के लिए फिर से एम्पियर्स लॉ लगेगा, तो एम्पियर्स लॉ क्या लगेगा? देखिए तो इस साइड लिखा देते हैं, इसके लिए जो एम्पियर्स लॉ लगेगा फिर से वही लगेगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि जो आई इनक्लोज्ड है, ये पहले जो सर्किट बना था, जो एम्पियर लूप बनाए थे, इसके लिए आई टोटल आई था। लेकिन ये बताइए टोटल क्रॉस सेक्शन में तो नहीं है, तो इसमें तो करंट कम जाएगा ना, तो इनक्लोज्ड करंट यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। तो इनक्लोज्ड करंट कैसे निकालेंगे? इनक्लोज्ड करंट कैसे निकालेंगे? इनक्लोज्ड करंट देखिए, टोटल इसका एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई ए स्क्वायर। अब पाई ए स्क्वायर एरिया में करंट कितना जा रहा था? आई, तो 1 यूनिट एरिया में कितना जाएगा? आई अपॉन 2 लाइन हो गया यहाँ पे, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। आपको कितना में चाहिए? तो इतना एरिया में। इसका रेडियस कितना माने? एक्स, इसका रेडियस कितना माना गया है? एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई एक्स स्क्वायर, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा? आई एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इनक्लोज करंट ये जाने वाला है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा? बी फिर से सेम, बी डीएल का डायरेक्शन सेम, तो बी कांस्टेंट, डीएल बाहर, डीएल का कितना वैल्यू हो जाएगा? 2 पाई आर, आर का वैल्यू कितना? 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लूज कितना आया? आई एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब नीचे वाला को मिटा सकते हैं, वैल्यू निकाल लिए थे आई इंक्लूज का। अब इसको देखिए कितना आता है, तो यहां से अगर देखिए तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए पाई नहीं कट रहा है, पाई तो रहेगा, कुछ कट रहा है, हाँ x कट रहा है, x कट रहा है, ठीक है। तो x को काट दिए, 2 पाई नीचे जाएगा तो कितना बचेगा? म्यू नॉट आई एक्स और डिवाइडेड बाई 2 पाई नीचे, यानी 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। कितना आ रहा है? 2 पाई ए स्क्वायर। अब यही दो फार्मूला था, ये किसके लिए? इनसाइड के लिए,
ये किसके लिए, आउटसाइड के लिए, इसी पे सवाल है। सवाल को अब समझिए, फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। तो देखिए आपको क्या बोला कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, ए है। मान लीजिए कि रेडियस ए है, थोड़ा सा ज्यादा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन, इसका रेडियस कितना बोला गया कि रेडियस ए है। अब बोला कि सरफेस से ए बाई टू, तो सरफेस से ए बाई टू मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया, तो ये तो ए है, तो ए प्लस ए बाई टू मतलब ये टोटल 3a/2 पे है आउटसाइड वाला, और इनसाइड पे क्या बोला a/2, तो ए तो ये टोटल ए है, तो इसका a/2 कितना होगा, आधा, मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा। देखिए पॉइंट को हम अलग कलर से दिखा रहे हैं, ये पॉइंट आएगा येलो वाला, ये इनसाइड का पॉइंट है, कितना पे है, तो ये डिस्टेंस a/2 होगा, अब बाहर वाला कितना पे है, 3a/2 पे होगा। अब दोनों का रेशियो पूछा है, तो चलिए सब कुछ तो आपके सामने है, अब रेशियो निकाल लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। किसका रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस a/2 एबव और नीचे में बिलो वाला, तो बाहर वाला लेना है, उसके नीचे में अंदर वाला लेना है। तो हमको रेशियो निकालना है क्या, बी आउटसाइड और डिवाइडेड बाई बी इनसाइड, ये दोनों का रेशियो चाहिए। तो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो आर बताइए आउटसाइड में कितना आर था, आर अभी आपको दिखाए थे, देखिए आर यहां पे दिख रहा है। बाहर वाला पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस बताइए सेंटर से कितना है, तो a प्लस a/2 ना, मतलब 3a/2, तो r की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 3a/2 और डिवाइडेड बाई इन साइड का, तो इन साइड का फॉर्मूला देखिए उधर लिखा हुआ है, म्यू नॉट एक्स आई, तो म्यू नॉट क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, ये एक्स लिया गया है, तो ये तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से a/2 है तो ये भी a/2 होगा, तो एक्स की जगह कितना लिखना पड़ेगा, a/2 और डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। देखिए फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, लेकिन फार्मूला का समझ, एम्पियर लॉ का समझ सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप सवाल को बिल्कुल आसानी से अप्रोच कर पाएंगे। कहीं से भी कॉन्सेप्ट कमजोर रह जाएगा तो फिर आप एग्जाम में प्रेशर में आ जाइएगा, और प्रेशर नहीं लेना है। अगला 10 वीडियो में मेन कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, उसको कम से कम पढ़ के जाइए। अब इसको सोल्व कर लेना है बस, तो देखिए सोल्व कर लेते हैं, इधर से इसको मिटा देते हैं। अब देखिए और टाइम देखिए, इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को एनालाइज करना। जितना आपको पढ़ना था आपने साल भर पढ़ा, अब क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि किस स्तर का क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट है, और उस पर फोकस केवल बनाइए, ज्यादा डिटेल में करने का कोई जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया 3 पाई ए, इनटू में जाइए तो ये वाला ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 पाई ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए। देखिए ए स्क्वायर कैंसल, म्यू नॉट कैंसल, पाई से पाई कैंसल, कितना आई से आई भी कैंसल, तो कितना बचा 4/3। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 4:3। तो चलिए क्वेश्चन के ऑप्शन पे चलाते हैं, देख लेते हैं। देखिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, 4:3, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और कहां से फॉर्मूला क्या आता है ये भी आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड इट्स परमिएबिलिटी। बताइए परमिएबिलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, B/H, जहां पे H क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल रहे हैं। अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो इसका परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला रिलेशन क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डिक्रीज। तो ये तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि B क्या है, H क्या है, म्यू क्या है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एन आयरन कोर क्वाइल्ड, देखिए एन आयरन कोल्ड क्वाइल बोल रहा है, ये क्वाइल के बीच में एक आयरन का एक टुकड़ा डाला हुआ है, आयरन कोल्ड क्वाइल्ड कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, विथ एन AC सोर्स एज शोन इन फिगर, व्हेन आयरन पीस इज टेकन आउट ऑफ द क्वाइल द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल बी। बोला कि इस क्वाइल से जो इरोड है, मान लीजिए
इस रॉड को अगर हम बाहर निकाल दिया जाए, जो आयरन का रॉड है, तो बताइए कि बल्ब के ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अगर इससे हम आयरन रॉड को निकाल देंगे तो जो L का वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये घट जाएगा, और सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू घट जाएगा, लेकिन फ्लक्स तो सेम है, तो फाई बराबर क्या होता है Li। अगर L का वैल्यू घट रहा है तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा सर्किट में तब बल्ब थोड़ा ज्यादा ग्लो करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी सेल्फ इंडक्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट होता है, उसका स्पीड 3 × 10⁸ होता है, उसका स्पीड का फॉर्मूला C बराबर न्यू इंटू लैम्डा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस 0 होता है। बहुत सारा नॉलेज आप रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, उसी में से आपको समझना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपागेशन। क्या ये भी प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर ट्रेवल करना है, प्रोपागेट करना है, तो उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही है, आपको गलत पकड़ना है तो ये सही है, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम टाइम, ये भी सही है। फेज का डिफरेंस क्या बोले थे, 0, फेज का डिफरेंस 0। ये बिहार बोर्ड में भी सवाल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज का डिफरेंस कितना होता है, 0, लेकिन आपस में कितना डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर, चलते सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे है, इसलिए फेज 0 है लेकिन एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी सही है। अगला देखिए, अगला क्या लिखता है, तीसरा, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइड होता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। चौथा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल होता है? नहीं, अभी बता रहे थे परपेंडिकुलर होता है, तो गलत ऑप्शन कौन है, 4। अगर गलत आपसे पूछा गया तो सही ऑप्शन कौन हो गया, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई से बच्चा डर जाता है, बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। अगर आप पढ़ लिख के अच्छे से जा रहे हैं तो क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, आप एक लाइन में पढ़िए, सही चीजों को समझिए, डायग्राम अपने दिमाग में ड्रॉ कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। और रेक्टेंगुलर कॉइल क्या कहता है, रेक्टेंगुलर कॉइल, अ स्क्वायर, सर्कुलर, इलिप्टिकल, लूप, ऑल इन द XY प्लेन। जैसे बोर्ड का प्लेन XY मान लीजिए, इसमें एक रेक्टेंगल है, इसमें एक स्क्वायर है, इसमें एक सर्कल है, इसमें एक इलिप्स है। चारों का डायग्राम आपको दिख रहा है। बोला कि सब मान लीजिए XY प्लेन है, तो बोर्ड XY प्लेन है। आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी V = VI, मतलब x के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये XY प्लेन है, ये x है और ये y है, तो ये सब x के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नेगेटिव z, तो नेगेटिव z किधर होगा, देखिए ये मार्कर का जो अंदर वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव, या आप बाहर वाला को मान सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ये सब का जो शेप आपको रेक्टेंगल स्क्वायर जो आपको दिख रहा है किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो बताइए इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। अगर ये फ्लक्स है, ये लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है, ऐसे ही पास कर रहा है, तो फ्लक्स कटेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है। आपसे क्या पूछा, द इंड्यूस्ड EMF ड्यूरिंग द पासेज ऑफ दीज लूप्स आउट ऑफ दीज फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि अगर इस सब, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, सबके परपेंडिकुलर हो गया। अगर इस सब को मैग्नेटिक फील्ड में हम ले जाएंगे v वेलोसिटी के साथ, तब बोला कि जो इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू है किसमें चेंज नहीं होगा। क्या लिख बोला, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, मतलब किसमें कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब किसमें बदलेगा, ये आपको पकड़ना है। इस सब से मैग्नेटिक फील्ड कट रहा है, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। बोला कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो किसमें नहीं चेंज होगा, सॉरी विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, मतलब किसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब किसमें बदलेगा, ये पूछा जा रहा है। विल नॉट रिमेन कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि किसमें कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, मतलब कौन में बदलने वाला है। जो इंड्यूस्ड EMF होने वाला है, ई इंड्यूस्ड EMF किसमें बदलेगा, किसमें कांस्टेंट रहेगा। आपसे क्या पूछा गया कि विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, मतलब किसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब बदल जाएगा। तो चेक कीजिए, अगर यहां से हम इसको मान लीजिए कैसे पास हो रहा है, तो इसका एरिया तो घट बढ़ नहीं रहा है,
तो इसका जितना भी फ्लक्स काटेगा वो इक्वल काटेगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इक्वल है, कहीं बदल नहीं रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी फाई अपॉन डी टी यही तो इंड्यूस ईएमएफ करवाता है। अगर फ्लक्स नहीं बदल रहा है तो ईएमएफ का इंडक्शन नहीं होगा, और एक बार जितना हो गया वही रहेगा। इसमें भी देखेंगे तो वही बात है, इसका लंबाई चौड़ाई कांस्टेंट है तो ये नहीं होगा, लेकिन इसमें देखिए इसमें चेंज होगा, यहाँ का डिस्टेंस इतना है, यहाँ का डिस्टेंस इतना है, यहाँ का डिस्टेंस इतना है, तो यहाँ पे फ्लक्स कुछ कटेगा, यहाँ पे कुछ और कटेगा, यहाँ पे कुछ और कटेगा, फिर पीछे आएगा तो घटना शुरू हो जाएगा, तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होने वाला है वो चेंज होगा। ठीक सिमिलरली इसमें भी देख रहे हैं ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये दोनों में कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये दोनों में कांस्टेंट रहेगा। तो आपसे क्या पूछा? विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो ये सर्कल और इलिप्स, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सर्कल और इलिप्स। कौन सा है? सेकेंड, द सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप्स। क्लियर हुआ? तो ये भी एकदम बेसिक लेवल पे सवाल है, बस कहानी आपको बना के दे रहा है, आप इतना चीज को समझने का क्षमता रखते हैं, और जो हमसे पढ़े हैं तो बिल्कुल रखते हैं। बाकी जो ऑनलाइन बच्चे हैं सबका पता नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को साल भर पढ़ाया है, तो जो भी वेब क्लासेस के बच्चे हैं वो तो समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वाईडीएससी का एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाया गया था। द पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। देखिए पाथ डिफरेंस बोला है, क्या बोला है? पाथ डिफरेंस कितना है? 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट ऑफ द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज टू। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से कट करके थोड़ा सा डिटेल में बात करें, वाईडीएससी से सवाल आपको आएगा तो इसको अच्छे से बनाना है आपको। देखिए कट करके इसको बोर्ड पे लेके चलते हैं और चीजों को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट का अगर हम बात करें तो वाईडीएससी का एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से होता है। देखिए इसमें एक स्लिट होता है, इसमें दो स्लिट होता है एक्चुअली, यंग्स डबल स्लिट है ना, तो दो स्लिट। स्लिट का मतलब क्या होता है? होल। देखिए हम यहाँ पे होल दिखाते हैं, ठीक है, एक स्लिट ये है और यहां पे होता है स्क्रीन, ठीक है। यहां पे सोर्स स्लिट भी लगते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट वाईडीएससी भी को समझ सकते हैं। ये S1 है, ये S2 है, ये डिस्टेंस को D जानते हैं, इस डिस्टेंस को कैपिटल D जानते हैं। एक पॉइंट हुआ है बात सेंटर का, ये सेंटर पॉइंट है। ये दोनों वेव का इंटेंसिटी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, बस रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पूछा है, तो दोनों का अपना अपना इंटेंसिटी कुछ होगा। इंटेंसिटी आप मान लीजिए I है, कितना इंटेंसिटी है दोनों का? I। अगर इस सेंटर पॉइंट पे इंटरफेयर करेगा तो इसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? I0। हम लोग I0 मान के पढ़े थे, उसी से बता देते हैं। तो I0 अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा? 4I0, ठीक है। तो एक पॉइंट ये बोला है सेंटर। एक और पॉइंट है जहाँ पे बोला है कि पाथ डिफरेंस, हम कोई पॉइंट मान लेते हैं ये है, यहाँ पे बोला है कि पाथ डिफरेंस कितना है, तो जो लाइट आ रहा है ना इसमें, इसके वेवलेंथ का 1/8 है। जो लाइट आ रहा है वेवलेंथ कितना मान लेते हैं? लैम्डा। तब पाथ का डिफरेंस कितना हो गया? λ/8। तो बताइए इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, ये होता है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। I1 I2 को हम इक्वल ले लिए यहाँ, I0 रह गया क्या? फाई। तो हमको तो पाथ डिफरेंस है, हमको चाहिए क्या? फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन आपको पढ़ाया गया, क्या था? फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाई इक्वल टू लिखना पड़ेगा 2π/λ × डेल्टा। ये हम पढ़े हैं, फाई इक्वल टू 2π/λ × डेल्टा। डेल्टा बराबर क्या होता है? डेल्टा बराबर होता है 2π/λ × फाई। अपोजिट होता है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोई एक आप याद कीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेल्टा इक्वल टू 2π/λ × फाई होता है, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, λ/2π। ये डेल्टा है ना, तो λ/2π हो जाएगा,
देख लीजिए एक बार, फाई इक्वल टू कितना लिखते हैं हम, सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है ऊपर वाला, दोनों में उल्टा बात हो गया है, दोनों में सेम चीज लिखा गया है ना। देखिए इसमें उल्टा होगा ना, इसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें हमको लिखना पड़ेगा डेल्टा का वैल्यू लिखाएंगे तो लैम्डा इधर जाएगा, 2 पाई नीचे जाएगा, यानी कि लैम्डा अपॉन 2 पाई आई इन टू में लिखना पड़ेगा 5। हाँ ये सही रिलेशन है। तो आप दोनों में से किसी एक को याद रख लीजिए। अब बताइए आपको डेल्टा दिया हुआ तो फाई निकाल सकते हैं ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ऊपर वाला, इसको हम मिटा देते हैं और इसमें आप देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा आई इंटू डेल्टा, डेल्टा कितना है लैम्डा बाई 8, लैम्डा लैम्डा कैंसल, 2 से 4 बार में कट गया, तब फाई कितना आ गया, पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। तो बताइए फाई निकल गया ना। अब यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं, देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, आई नॉट प्लस आई नॉट 2 आई नॉट, अब प्लस आई नॉट इंटू आई नॉट स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो 2 आई नॉट, अब कॉस 45 1/√2, मतलब 2 आई नॉट आई इंटू 1/√2, यही आया ना। अब इसको हम थोड़ा सा इधर करके आपको समझाते हैं। देखिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे √2 से 2 को काटेंगे, √2 बार में कटेगा, आई नॉट कॉमन है तो क्या लिखेंगे, आई नॉट आई इंटू 2 प्लस √2, ये आया। यहाँ पे मैक्सिमम में सेंटर पे कितना आया था, 4 आई नॉट, दोनों निकल चुका है। रेशियो आपसे पूछा गया है, किसका रेशियो पूछा, ये ध्यान से देख लीजिए, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टू द सेंटर, मतलब इस पॉइंट का और सेंटर का। तो पहले इस पॉइंट वाला को लीजिए, तो पॉइंट वाला का आपका सामने है, सेंटर पे कितना है, तो सेंटर पे 4 आई नॉट, तो डायरेक्टली 4 आई नॉट से इसको डिवाइड कर दीजिए, आई नॉट कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको तो हमको चेक करना पड़ेगा, आप चेक कर सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं एक बार कैलकुलेटर से देख लेता हूं क्या आंसर आ रहा है। देखिए कितना आ जाएगा, 2 प्लस √2 का 1.414 डिवाइडेड बाई 4, है ना। मतलब हमको डिवाइड करना है 3.414 डिवाइडेड बाई 4, 0.85, कितना आ रहा है, 0.85। आप ऑप्शन चेक कीजिएगा, 0.85 आ रहा है। क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए इधर, देखिए 0.85 कौन सा ऑप्शन है, 4। देखिए ऑप्शन बहुत नज़दीक नज़दीक है, आपको एक्यूरेट निकाल के देना है, तो एक्यूरेट कितना आंसर आ रहा है, 0.85। 0.8 के चक्कर में पहला ही नहीं मार दिया जाए, देख रहे हैं कितना क्लोज है। चलिए तो ये क्वेश्चन YDSE से था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे था, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इससे एनालिसिस से आपको ये पता चल जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा काम का पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी होता है एग्जाम में कि आपने जो साल भर पढ़ा है लायक भी है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन तो देखिए, कहने के तो बच्चे बिहार बोर्ड में भी कह देते हैं कि भारी क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आ जाए तब सोचिए क्या बोलेंगे। उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है फिर भी भारी लगता है, इसमें तो थोड़ा एप्लीकेशन पूछ दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, सब एकदम बेसिक लेवल है। इसी को बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल लेवल सवाल है ये सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पढ़े हैं तो आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन पढ़े थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटल। बताइए कौन सा सवाल है ये, डायरेक्ट फार्मूला पे सवाल है, डायरेक्ट ये फार्मूला पे सवाल आ गया, ये क्वेश्चन था। वर्क फंक्शन होता है फाई, इसका रिलेशन थ्रेशोल्ड से होता है h/TH या SC/λTH। आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है तो λTH थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12431, जो SC का वैल्यू होता है कितना होता है 12431 डिवाइडेड बाई 5, तो 12431 डिवाइडेड बाई 5 कितना है 4.14, लगभग कितना है इस बार में कट रहा है, 4 3 12, 3000 के आसपास ऑप्शन पकड़िए, तो कौन सा आंसर है 3।
तो ये भी डायरेक्ट बिल्कुल आसान सवाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना मीटर, द रेडियस ऑफ n बराबर 3। इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब n बराबर 1। तो रेडियस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्ड मॉडल का फॉर्मूला है। तो बोला कि हाइड्रोजन के लिए इनर ऑर्बिट का रेडियस कितना दिया है 5.3 इंटू 10⁻11। देखो इस डाटा को बदल के केवल चेंज किया है। अगर हम यहाँ पे पहला ऑर्बिट का रेडियस निकालें तो कितना आएगा, n का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू आएगा 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। ये एंगस्ट्रम में होता था ना, एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है 10⁻10 माइनस मीटर, 10⁻−10 मीटर। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है -11। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट को आगे कर दिया है और कुछ किया नहीं है, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोला कि n बराबर 3 में कितना होगा, तो n का वैल्यू 3 रख दीजिए। तो 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 1, 9 × 5 = 45, मतलब 4.5 से थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा। तो 4.5 देखिए कौन सा ऑप्शन है 4। ये भी डायरेक्ट सवाल है। तो आपको पता चलना चाहिए कि नहीं सवाल आसान आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव आप देख पा रहे हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स पढ़े थे न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह का फोर्स लगता है, एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होता है। दोनों फोर्स बैलेंस, न्यूक्लियस स्टेबल, अगर फोर्स अनबैलेंस तो न्यूक्लियस अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट घुसेगा, रेडियो एक्टिविटी के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सब कुछ आप पढ़े हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ट्रू। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कौन सही नहीं है। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो दियर डिस्टेंस एज दियर डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेम्टोमीटर्स। हाँ सही बात है, दो गो न्यूक्लियॉन्स है, दोनों के बीच न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, लेकिन एक निश्चित दूरी तक लगेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाएगा तुरंत। आपको बताए थे कि न्यूक्लियर का साइज जैसे जैसे बढ़ता है, इधर वाला न्यूट्रॉन पे या प्रोटॉन पे फोर्स नहीं लगा पाता है, तो ये सही है। दूसरा, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलम्स लॉ। क्या न्यूक्लियर फोर्स कूलम्स लॉ से बहुत कमजोर होता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अंदर में न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो यही वाला गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला गलत ऑप्शन है। ये शॉर्ट रेंज जरूर होता है, न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V1 इज 40 वोल्ट देन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V2। देखिए कुछ डायग्राम देके सवाल पूछा गया है कि V1 का रीडिंग 40 वोल्ट है। देखिए ये V1 है, ये V2 है, इसका रीडिंग कितना बोला 40 वोल्ट है। सर्किट को ध्यान से देखिए, ये सर्किट RLC सर्किट है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। तो कौन सा सर्किट हुआ, RLC सर्किट हुआ। इसमें बोला बताइए दो को वोल्ट मीटर है V1 और V2, तो V2 का वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ पे ये दोनों के क्रॉस वोल्टेज और ये दोनों के क्रॉस वोल्टेज का जो रिजल्टेंट होगा, जो टोटल वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, टोटल कितना सप्लाई हो रहा है, देखिए ये साइन के फंक्शन में है, तो पहले तो यही समझना पड़ेगा। हम क्या लिखते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, जैसे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जैसे E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये साइनोसॉइडल करंट और वोल्टेज को लिखने का तरीका है। अब इसमें देखो साइन के टर्म में दिया है, तो ये जो है किसका वैल्यू है, ये पीक ईएमएफ है, तो पीक ईएमएफ है 50√2। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हमको क्या करना पड़ेगा, आरएमएस। तो बताइए ईआरएमएस या वीआरएमएस का वैल्यू कितना आपको बताया गया, E0/√2। E0 का वैल्यू कितना है 50√2, तो 50√2 डिवाइडेड बाई √2, √2 कैंसल, कितना आ गया 50 वोल्ट, मतलब आरएमएस वोल्टेज है 50 वोल्ट। अब यही 50 वोल्ट दोनों में बटेगा, तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, ये 50 वोल्ट आ गया ERMS। अगर यहां पे हम नेट वोल्टेज लिखे टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो कितना लिखेंगे, तो हमको रेजिस्टेंस के क्रॉस चाहिए ना, रेजिस्टेंस के क्रॉस V2 लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालें हम, तो इसको लिख सकते हैं √ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। V1 किसके क्रॉस लगा है, इंडक्टर और कैपेसिटर, रेजिस्टेंस के क्रॉस कौन लगा है V2, तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ेगा आपको। तो VR बताइए रेजिस्टेंस के क्रॉस
बी आर तो टोटल होगा, आरएमएस ना होगा, आरएमएस आरएमएस वोल्टेज होगा, आरएमएस, और आरएमएस बराबर क्या हो जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। तो आरएमएस कितना है 50, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे केवल 50 रखना है। अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना चलेगा स्क्वायर ना, यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर क्या बचेगा V1, V1 कितना है 40, 40 का स्क्वायर 1600, अब प्लस V2 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500, अब माइनस हो जाएगा 1600 बराबर V2 का स्क्वायर, तब 25 में से 16 घटाइए 900 बचेगा, तब V2 का स्क्वायर बराबर 900, तो V2 कितना 30 वोल्ट, तो V2 का आंसर कौन हो जाएगा 30 वोल्ट। ये आरएलसी सर्किट में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। आज देखिए सब क्वेश्चन जितना भी आ रहा है सब डायरेक्ट फार्मूला पे है, फार्मूला अगर आपको समझ आता है, एसी आपको अगर आरएलसी सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट रेसिस्टिव सर्किट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप एसी का वीडियो होगा उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको क्लास में भी पढ़ाया गया था, किए हैं क्लास तो ठीक है, नहीं किए हैं तो वीडियो आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आगे भी आपको आपके लिए वीडियो आएगा तो उसको भी आप देख सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट का भी वीडियो आएगा। आप फिजिक्स का टेंशन आप छोड़ दीजिए, जितना पढ़ना था फिजिक्स पढ़ लिए, अब क्या करना है आपको जो वीडियो बना के देंगे उस वीडियो को अच्छे से आप देख जाइएगा, ठीक है। प्रीवियस का क्वेश्चन रहेगा, मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको मॉडल पेपर का डिस्कशन करके दे दिया जा रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। देखिए क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ x डिस्टेंस x सोन, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ दिया गया है, ठीक है, पोटेंशियल V है, डिस्टेंस x, द ग्राफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एज अ फंक्शन ऑफ A। देखिए V और x के बीच में ग्राफ दिया है और आपसे पूछ रहा है कि E और x के बीच में ग्राफ कौन सा सही होगा, तो बताइए E और V में कुछ रिलेशन है, E इक्वल टू होता है माइनस dV/dx, ये पढ़े हैं आप लोग, E इक्वल टू क्या होता है माइनस dV/dx, यहाँ पे dV/dx क्या है पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो dV/dx पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 0 से 2 में नेगेटिव कहाँ है, ग्राफ का सवाल ऐसे सोल्व करना है, तो देखिए 0 से 2 में नेगेटिव इधर दिख रहा है, किसी और में नेगेटिव है 0 से 2 में नहीं है, नहीं है, नहीं है, सही ऑप्शन कौन हो गया पहला। कितना आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, असर्शन रीजन पढ़ते हैं। क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग, बताइए सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डोपिंग कहते हैं, और डोपिंग सेमीकंडक्टर में इसलिए तो किया जाता है कि उसका कंडक्टिविटी को हम बढ़ा पाए, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर इंक्रीज होगा डोपिंग पे, ये बिल्कुल सही है। रीजन पढ़िए, डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर, क्या डोपिंग से हमेशा सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, नहीं, ये गलत हो गया। क्यों, देखिए पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट दो इंप्यूरिटी मिलाते हैं, अगर फास्फोरस आप मिलाइएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एल्युमिनियम में मिलाइएगा तो होल बढ़ेगा, तो एक बार इलेक्ट्रॉन बढ़ता है एक बार होल बढ़ता है, इसमें क्या बोला कि ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत हो गया। तो असर्शन रीजन में पकड़ लीजिए, ए क्या है ट्रू है और आर क्या है फॉल्स है, तो सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए देखिए ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, असर्शन सही है, रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17, फिर से वही स्टेटमेंट है, देखिए असर्शन क्या बोलता है, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न YDSC इंटरफेरेंस ऑब्जर्व्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन D आपको अभी बताए थे क्या होता है बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एज वेल एज द डिस्टेंस D, कैपिटल D भी बताए थे क्या होता है, स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज बोथ आर रिड्यूस टू 1/3, दोनों को क्या बोला है कि 1/3 रिड्यूस कर देना है, द न्यू फ्रिंज विड्थ रिमेन्स द सेम, अब तो चेक करना पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बीटा, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, बोला कि दोनों को 1/3, तो लैम्डा D/3 D/3 3 कैंसल, तो सेम तो रह गया, तो ये बिल्कुल सही है। रीजन, फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू D/D, देखिए फ्रिंज विड्थ लिखा हुआ है कैपिटल D बाई स्मॉल d का प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्मॉल d/d, तो ये फिर से गलत हो गया, तब फिर से करेक्ट ऑप्शन कौन है, असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है। तो ये सब कितना बताइए, ये सब सवाल हम लोग नहीं पढ़े हैं क्या, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा,
ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। आप इसको, जो बच्चे वेब क्लासेस से कम ऑफलाइन में पढ़े हैं वो जरूर बताइए कि क्या ये सब पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है। कमेंट कीजिएगा, हम लोग का मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है। और आगे भी आपका 10 वीडियो आने वाला है, तो आप रिस्पॉन्स दीजिएगा तो जो भी वीडियो बनेगा उसका थोड़ा सा क्वालिटी बेहतर होगा, एनर्जी के साथ टीचर पढ़ाएगा। ठीक है, देखिए फिर से असर्शन रीजन क्या कहता है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस हैव स्प्रेड दियर काइनेटिक एनर्जीज। क्या बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम इंसिडेंट होता है, क्या वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी को बदलता है या उस पर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। जो मोनोक्रोमैटिक लाइट लेके आता है, जो एनर्जी लेके आया, यही एनर्जी फोटोन का 2 भाग में टूटता है। एक निकलता है कौन, फाई ले जाता है निकालने में, और जो बचता है वो कौन ले जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम एनर्जी किस बात पे डिपेंड करता है कि कोलिजन कितना हुआ है। अगर बिना कोलिजन के निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, अगर कोलाइड करके निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको पता है, ये आपने पढ़ा है रेगुलर में, क्रैश में भी आपको पढ़ाया गया था। इसके बाद देखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद द अदर एटम्स इन मेटल। बिल्कुल सही, अभी यही तो बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन, अगर ये फोटो इलेक्ट्रॉन का फेनोमेना हो रहा है तो एनर्जी जो फोटोन लेके आएगा, ये 2 पार्ट में जाएगा, फाई लेके जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अभी काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम 0 से लेके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक पॉसिबल है। अब ये 0 किसका होगा, जो आया टकरा के अंदर रह गया या निकला, बस निकल ही गया, उसके पास एनर्जी नहीं है, तो ये कोलिजन पे डिपेंड करता है। तो ये सही है, तो इसमें क्या बोल देंगे कि दोनों स्टेटमेंट सही है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो सही ऑप्शन किसको बोलेंगे? सही ऑप्शन आप किसको पकड़िएगा, देखिए तो ऑप्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों स्टेटमेंट भी क्लियर है, तो क्या बोलेंगे? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका सही ऑप्शन कौन बोलेंगे? ये ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब सेक्शन आ गया बी। 1 नंबर का सवाल खत्म हो गया। आपको अंदाजा मिला होगा कि आपने क्या पढ़ा है और आपको ये जो पढ़ाया गया है आपके कॉपी में सवाल है या नहीं है, क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है, क्या एकदम बेसिक सवाल है, आपको अंदाजा ऑब्जेक्टिव का मिला होगा। उसी लेवल पे सवाल रहेंगे, निश्चिंत रहिए। ये संभव है कि जो क्वेश्चन यहाँ है सेम वही नहीं रहेंगे, क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से आएंगे, लेकिन लेवल यही रहेगा। तो जो भी बेसिक लेवल है आपका, जो भी मेन कॉन्सेप्ट है, उसको आप अच्छे से समझ के जाइएगा, पेपर आपका अच्छा जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। ये सब 2 मार्क्स का सवाल है। वीडियो का लेंथ देख लेते हैं कितना हुआ है। ज़्यादा लंबा वीडियो आपको देते नहीं, अभी स्टार्टिंग है। 1 घंटा का वीडियो हो रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए केवल, तो ऑब्जेक्टिव केवल 18 क्वेश्चन का 1 घंटा का वीडियो है। इसका मतलब केवल क्वेश्चन नहीं है, आपको उसका डिटेल एनालिसिस कराया गया है, तो उस एनालिसिस को आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में इसका हम एनालिसिस लेके आएंगे 2 नंबर, या हो सकता है कि अगला जो वीडियो बनेगा उसमें कोई एक चैप्टर का वीडियो आपको बने, उसके बाद ये फर्दर वीडियो में आपको इसको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपके पास समय अभी बहुत सफिशिएंट बाकी है, हम आपके साथ हैं।